बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। वहाँ पे हमने ये बात की कि जब हाइड्रोजन के सैंपल को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो सैंपल से एक ब्लूइश कलर की लाइट एमिट होती है। उस लाइट का जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो सामने स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाती हैं। उन लाइंस को डिफरेंट साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया तो उन्हीं के नाम के ऊपर उनकी सीरीज़ बना दी गई। जैसा कि जो लाइंस अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती हैं, लाइमन ने आइडेंटिफाई किया तो लाइमन सीरीज़। जो लाइंस विजिबल रीजन में फॉल करती हैं, बाल्मर ने आइडेंटिफाई किया तो बाल्मर सीरीज़। और जो लाइंस IR इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं उनको आइडेंटिफाई किया पास्चन, ब्रैकेट और पुफंड ने, तो उनके नाम के ऊपर पास्चन, ब्रैकेट और पुफंड सीरीज़ बना दी गई। अब बहुत से बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन रहता है कि ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बनती हैं एक सीरीज़ के अंदर। हम कहते हैं कि ये सीरीज़ की पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। इसको समझने के लिए मैं सिर्फ लाइमन सीरीज़ का आपको हवाला दे देता हूँ, बाकी सब सीरीज़ का आप खुद समझ जाओगे। हमने बात की थी लाइमन सीरीज़ बनती कब है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से वापस फॉल करता है फर्स्ट शेल के अंदर तो लाइमन सीरीज़ बनती है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, वो सेकंड शेल से फॉल करता है वापस फर्स्ट शेल के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन है, वो वापस थर्ड शेल से फॉल करता है वापस फर्स्ट शेल में। एक इलेक्ट्रॉन है, वो वापस फोर्थ शेल से फॉल करता है फर्स्ट शेल के अंदर। तो ज़रा सोचिए कि क्या इनकी एनर्जी सेम होगी? एनर्जी क्या इनकी सेम होगी? अगर तो एनर्जी सेम होगी तो इनकी स्पेक्ट्रल लाइन एक ही जगह पे बनेगी। लेकिन अगर इन शेल्स की एनर्जी डिफरेंट है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो भी डिफरेंट प्लेस के ऊपर बनेगी। सेकंड शेल और फर्स्ट शेल का एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जितना एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने खारिज करनी है। तो ज़ाहिरी बात है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट में गिरेगा, कम एनर्जी की रेडिएशन खारिज करेगा, उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी वो डिफरेंट जगह के ऊपर बनेगी। उसकी स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह से बनेगी, इसको कहते हैं हम, ये पहली स्पेक्ट्रल लाइन है लाइमन सीरीज़ की। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से वापस फर्स्ट शेल में गिरता है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी इमिट होगी, ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन इमिट होगी, तो उसी लिहाज से अब इस लाइन के ऊपर तो इसकी लाइन नहीं बन सकती। ज़ाहिरी बात है इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी जो लाइन बनेगी वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर बनेगी। तो ये सेकंड लाइन हो जाएगी लाइमन सीरीज़ की। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से वापस फर्स्ट में फॉल करता है, एनर्जी गैप और बढ़ गया, ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन इमिट होगी, तो जो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी वो और प्लेस के ऊपर बनेगी। इसको हम कहेंगे ये थर्ड लाइन है। फोर्थ लाइन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से वापस फॉल करेगा फर्स्ट शेल के अंदर, तो ये एनर्जी का गैप और बढ़ गया, बड़ा हो गया एनर्जी का गैप, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो डिफरेंट जगह पे बनेगी, तो ये फोर्थ लाइन बन जाएगी। लेकिन जो तमाम लाइंस हैं इनकी जो वेव नंबर है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एनर्जी है, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है, बनती है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर है अपनी एनर्जी के करस्पॉन्ड। लेकिन ये सारी की सारी किस रीजन में फॉल करती हैं? यूवी रीजन में। और इनको किसने आइडेंटिफाई किया? लाइमन ने, तो इसलिए इनको लाइमन सीरीज़ कह देते हैं। सेम यही केस बाकी तमाम सीरीज़ के साथ है। बाल्मर सीरीज़ की जो पहली लाइन है कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड में आएगा। सेकंड लाइन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड में आएगा। इस तरह से पास्चन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में आएगा। ये हम हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था वहाँ पे इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए एक सीरीज़ में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, जो एमिट होने वाला रेडिएशन होता है उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, डिफरेंट एनर्जी को वो एमिट करते हैं, तो इसलिए डिफरेंट लाइंस बनती हैं एक स्पेक्ट्रल सीरीज़ के अंदर। अब ज़ाहिरी बात है एनर्जी किससे रिलेट करती है? या तो वेवलेंथ के साथ, या उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ, या वेव नंबर के साथ। एनर्जी के साथ जो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, पढ़ चुके हैं हम। और जो वेव नंबर होता है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है एनर्जी के साथ। अगर हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेव नंबर को कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम यही काम करने जा रहे हैं
कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं डिफरेंट सीरीज़ के अंदर, उन लाइंस के वेव नंबर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उन वेव नंबर की मदद से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल होते हैं, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फार्मूले हम पीछे पढ़ चुके हैं इनके। तो लाइमन सीरीज़ की जो पहली लाइन बनती है उसका वेव नंबर इतना आता है, ठीक है। एनर्जी के करस्पॉन्ड वेव नंबर आएगा इतना वेव नंबर, और ये पर मीटर में है, यूनिट पर मीटर है इसके। सेकंड लाइन का ये वेव नंबर होगा, थर्ड लाइन इस तरह, फोर्थ फिफ्थ, ये मैंने तीन लाइंस का यहाँ पे लिखा हुआ है। बाल्मर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन का वेव नंबर, सेकंड लाइन का, थर्ड लाइन का, इनके स्पेसिफिक नेम भी है। इसको एच अल्फ़ा लाइन कहते हैं, इसको एच बीटा लाइन कहते हैं, एच गामा लाइन कहते हैं, इसके बाद एच डेल्टा लाइन आती है। पास्टन सीरीज़ की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन का वेव नंबर, ब्रैकेट सीरीज़ की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन का वेव नंबर। अब ये वेव नंबर निकालते कैसे हैं, उसका फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला ही हम ड्राइव करने जा रहे हैं। इसके लिए, इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए आपको एनर्जी का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर वो फार्मूला याद है तो आप इजीली पूरी ये डेरिवेशन आसानी से कर सकते हो। हमने बोहर के मॉडल में जहां एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला निकाला था एंड पे, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो उस फार्मूले की मदद से हम इजीली वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं। हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंस अगर निकालना हो दो शेल्स का, तो एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला होता है E2 माइनस E1। ये एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला है। अब इसी एनर्जी के फार्मूले को हम दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए लिखेंगे। एक वो एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, और वो एनर्जी लेवल जहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, जहाँ से यानी किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है उसको N1 लिख लो, और जिससे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है उसको N2 लिख लो। यानी दो डिफरेंट शेल्स के लिए हम इस फार्मूले को लिखेंगे। तो जब हम इसको फर्स्ट शेल के लिए, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, उसकी एनर्जी के लिए लिखेंगे, तो ये होगा Z स्क्वायर E4m बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर हो जाएगा, और H स्क्वायर माइनस साइन साथ लगा देना है। इस तरह से E2 के लिए जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस Z स्क्वायर E4m 8 एप्सिलॉन नॉट N2 स्क्वायर H स्क्वायर, ये हो जाएगा। इन सब के साथ 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है। सिर्फ जो शेल्स हैं वो चेंज होंगे, N1 और N2। N1 वो शेल हम लेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, और N2 हम वो शेल लेंगे जहाँ से इलेक्ट्रॉन आके गिरता है। ये एंड पे जाके आपको पता चल जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दो। डेल्टा E इज़ इक्वल टू, जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो E2 की वैल्यू क्या है, माइनस Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर H स्क्वायर। फिर माइनस साइन आ जाएगा। माइनस E1 की वैल्यू क्या है वो भी लिख लो, माइनस Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस का हो जाएगा। जब साइन प्लस का होगा तो इसको हम शुरू पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको शुरू पे लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। माइनस Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर H स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर H स्क्वायर। अब सिर्फ इसको रीअरेंज करना है। इसको पहले लिख लो, प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में लिख लो। तो जब इसको हम ऐसे लिखेंगे रीअरेंज करके, तो ये हो जाएगा डेल्टा E इज़ इक्वल टू Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट N1 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर E4m ओवर
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर और H स्क्वायर। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर है उसे बाहर कॉमन निकाल लो, तो कॉमन तकरीबन सारे ही कॉमन है N1 और N2 के अलावा, तो सारा फैक्टर कॉमन निकाल लो। Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, बाकी बच गया 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हम दो शेल्स का एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की हम यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा डेल्टा E इज़ इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 जूल, ये इसका यूनिट है, इंटू 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया जिसकी मदद से हम एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने फोर्थ और फर्स्ट शेल का एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे N1 की जगह पे 1 पुट कर दो और N2 की जगह पे 4 पुट कर दो। 4 पुट करके इसका आंसर निकाल लो, जो भी आंसर आएगा वो फर्स्ट और फोर्थ शेल का एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो N1 हमने वो शेल लेना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके गिरता है, N2 हमने वो शेल लेना है जहाँ से किसी भी हायर शेल से जो इलेक्ट्रॉन वापस आके फॉल करता है। अब इसी को हम फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा E इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होता है डेल्टा E, H न्यू के, ठीक है। डेल्टा E इज़ इक्वल टू H न्यू, तो यहाँ पे डेल्टा E की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, H न्यू पुट कर दिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। इसको वैल्यू लिख लो, या ये कांस्टेंट ही हम लिख लेते हैं, Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर इंटू 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए H को उस साइड पे ले जाओ, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब हो जाएगा। जब H यहाँ पे आएगा तो H क्यूब हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। तो इस फार्मूला की मदद से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज़ इक्वल टू सी न्यू बार, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे न्यू की जगह पे हम सी न्यू बार पुट कर देंगे। जब न्यू की जगह पे हम सी न्यू बार पुट करेंगे तो फाइनल हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, सी न्यू बार इज़ इक्वल टू Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब इंटू 1 ओवर N1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 का स्क्वायर। अब यहाँ से C जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसको हटाओ, इसको इधर ले आओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास वेव नंबर कैलकुलेट करने का फार्मूला आ जाएगा, न्यू बार इज़ इक्वल टू Z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब इंटू C डिवाइड हो जाएगा इंटू 1 ओवर N1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम इजीली वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है, जो भी इसकी वैल्यू है, वैल्यू इसकी होती है 1.09678 10⁻⁷ पर मीटर, ये इसकी वैल्यू है इस पूरे कांस्टेंट की, इंटू 1 ओवर N1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 का स्क्वायर। लेकिन ये फाइनल फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपने खुद इसको कैलकुलेट कर लेना है। N1 वो शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल आके गिरता है,
N2 कोई भी हायर शेल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज़ के लिए जो N1 होगा वो तो 1 ही रहेगा, जो N2 है वो चेंज होता जाएगा, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, मे बी 5 एंड सो ऑन। अगर हम लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो N1 की जगह पे तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, लेकिन N2 की जगह पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम सेकंड लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो N1 की जगह पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन N2 की जगह पे 3 आ जाएगा। इस तरह से थर्ड लाइन के लिए N1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन N2 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बाल्मर सीरीज़ के लिए N1 तो 2 होगा क्योंकि सेकंड शेल में आके इलेक्ट्रॉन गिरता है, लेकिन जो N2 होगा वो मे बी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो अगर हम बाल्मर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन H अल्फ़ा लाइन का वेव नंबर निकालना चाहते हैं तो N1 की जगह पे 2 पुट करो, N2 की जगह पे 3 पुट करो। अगर सेकंड लाइन का निकालना चाहते हैं तो N1 की जगह पे 2 ही रहेगा, लेकिन N2 की जगह पे 4 हो जाएगा। इस तरह डिफरेंट लाइंस का हम जो वेव नंबर है उसे ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेव नंबर है वो हम किस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं और उस फार्मूला को हम ड्राइव कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।